Assalamu alaikum, hello and welcome to live question answer session presented to you by Psyche and the Mind Experts. Psyche and the Mind Experts is an organization that is working day and night to promote mental health, to raise awareness regarding mental health, and to fill the gap between people and mental health practitioners. I am Nuzat Shaheen and I'm head of mental health activists at Psyche and the Mind Experts. I assure you that if you want to work for mental health, if you want to promote mental health, and if you want to raise awareness regarding mental health, this is the right platform for you. आप आज ही हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट के तौर पे या मेंटल हेल्थ वॉलंटियर के तौर पे. For that, inbox us. Today's session is about psychiatric problems and medicinal interventions. For this, we have a very special guest with us. His name is Dr. Awab, and he is currently working as Assistant Professor, Psychiatry at Saeed Akhtar Medical College, Lahore. He's also done work for St. Bridget's Psychiatric Hospital, Ireland, and he has done MRC Psyche from UK. I welcome Dr. Awab. Assalamu alaikum, Dr. Awab. Hello. Hello. Okay, our Dr. Awab, our guest, is coming soon. Until then, I'll tell you a little about today's question answer session. आज के सेशन में हम साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे. डॉक्टर अवाब से हम क्वेश्चंस लेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे वो थोड़ी सी देर में. आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं थ्रू आवर कमेंट सेक्शन बिलो. आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए और वो क्वेश्चन डॉक्टर अवाब तक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा. आजकल के दौर में सबसे बड़ा इशू यही है कि जो आम लोग हैं उनको मेंटल हेल्थ के रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से एक बहुत बड़ा गैप आ गया है मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स और साइकोलॉजिस्ट के दरमियान में. हमारे जितने लोग इस टाइम पे हमें देख रहे हैं, हमारी उनसे ये दरख्वास्त होगी कि आप मेंटल हेल्थ के बारे में जितना जितना जान सकें उतना जानने की कोशिश करें और उस इंफॉर्मेशन को जितना फैला सकें, जितना स्प्रेड कर सकें उतना स्प्रेड करें. हमारे मैसेजेस को स्प्रेड करें सो दैट पीपल माइट नो अबाउट मेंटल हेल्थ and how to improve their own mental health so that they can prove fruitful for the whole society as well. Soon, Dr. Awab will join us in this session and we will start taking questions. Stay tuned with us. हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं. दीज केमिकल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी और कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक ब्रेन से है एंड वी कॉल देम न्यूरोकेमिकल्स. These neurochemicals are very important that they stay balanced. ये बहुत ज़रूरी है कि न्यूरोकेमिकल्स जो हैं ये बैलेंस्ड रहें और इनकी इम्बैलेंसिंग की वजह से डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं. We are waiting for our guest, Dr. Awab, to come.
so that we can start taking questions. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अवाब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मिस नुसरत, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, वी आर वेरी हम्बल्ड एंड वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू विद अस टुडे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। डॉक्टर अवाब, कैन यू हियर मी? मुझे थोड़ा सा लैग आ रहा है, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा मेरा। जी जी जरूर। Due to some technical issues, Dr. Awab is having some internet problems. इतनी देर में मैं आपको बताती चलूँ कि न्यूरोकेमिकल्स जो होते हैं वो 16 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और सर कैन यू हियर मी नाउ? यस आई कैन। आपको आवाज़ आ रही है? जी जी सर आ रही है। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। और सॉरी, थोड़ा सा मुझे नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा था। आर प्लेयर सर, इट्स कम्प्लीटली आर प्लेयर। थैंक यू। सर चूंकि ये क्वेश्चन आंसर सेशन है और ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं अगर उनकी इम्बैलेंसिंग हो जाए बॉडी के अंदर, तो कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं प्रोड्यूस, और हम कैसे उनको आइडियल हमें कैसे आइडिया होगा उनको उन डिसऑर्डर्स का? अगर हमारे आसपास मौजूद किसी इंसान को कोई डिसऑर्डर है तो हमें कैसे वो आइडिया होगा, कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे जो हमारे लिए बहुत क्लियर होंगे कि अब इस शख्स को एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है? तो ये किस तरह से हमें आइडिया हो सकता है सर? राइट। अच्छा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई तरीकाकार हमारे पास नहीं है। ये सिर्फ रिसर्च पर्पजेज के लिए जो न्यूरोकेमिकल्स का जो कंफर्म करने का तरीका है, वो तो सिर्फ जो बहुत एडवांस किस्म के टेस्ट हैं, पेट स्कैन है और उन चीज़ों के ऊपर आइडिया होता है, कंफर्म होता जी है। जी लेकिन जनरली स्पीकिंग कुछ तो डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनमें फॉर एग्जांपल कोई साइकोटिक पेशेंट है, समबडी हु इज हियरिंग वॉइसेस, उनको आवाजें आ रही हैं, पैरानॉइड, डरे डरे नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उनका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है या उनका बोलने का तौर तरीका बहुत अचानक से बदल गया है, देन इट्स वेरी क्लियर कि इनके अंदर कोई न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है। अलबत्ता कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम बड़े कॉमनली देखते हैं, जिसमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओसीडी है। जी जी कहने कहने को तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस सभी में खराब होता है, लेकिन अगर जी माइल्ड हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हैं, तो उनका केमिकल जो इम्बैलेंस है वो रिटर्न हो सकता है नॉर्मली विदाउट एनी इंटरवेंशन। उसमें हमें वरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने मॉनिटर करना होता है। अलबत्ता बहुत जी टाइम से चलते आ रहे हो, सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हों, साथ में नींद का, भूख का, दूसरी अपनी जो बॉडी फंक्शंस हैं, हाजमा खराब हो जाना, नींद ना आना, थकावट रहना, जिस्म टूटना, ये वो चीजें जो कि बॉडीली फंक्शंस में आ गई। जब बॉडीली फंक्शंस डिस्टर्ब हो रहे हैं तो लाइकली इनके पीछे कोई न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस चल रहा है। ओके। तो सर हम ये कह सकते हैं कि जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, जब वो चेंज हो जाते हैं और एक इंसान बहुत डेविएंट बिहेव करना शुरू हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अब उसको साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है, प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एडिक्शन रिलेटेड है। जब एडिक्शन किसी इंसान को होती है, व्हेन पीपल गेट एडिक्टेड, और आजकल तो दौर है, डिजिटल दौर है, एंड किड्स गेट एडिक्टेड टू डिफरेंट गेम्स और डिफरेंट कंटेंट, तो ऐसे में मेडिकली उनकी किस तरह से हेल्प की जा सकती है, और पेरेंट्स को कैसे इस चीज़ का आइडिया हो कि अब बच्चे का जो बिहेवियर है वो एडिक्शन
में आ चुका है, वो नॉर्मल हॉबी से हटके अब वो एडिक्ट हो चुका है एक चीज का, तो इस चीज का आइडिया कैसे लगाया जाता है और फिर उसके लिए क्या हेल्प अवेलेबल है? राइट। सो अभी रिसेंट टाइम्स में ही जो एडिक्शंस की डेफिनेशन है उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉडन कर दिया गया है। एक आज से कुछ साल पहले तक कि मेनली जो फोकस था वो हमारा जो सब्सटेंसेस हैं, जो नशावर दवाइयाँ और ऐसी चीज़ें हैं, अल्कोहल है, ड्रग्स हैं, उनके ऊपर फोकस था। लेकिन नॉन जी, ड्रग जी। एडिक्शन जो हैं वो वक्त के साथ साथ इमर्ज होती रही हैं, और बहुत सारा ऐसा लिटरेचर है जो हमें ये बात क्लियर करता है कि एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंस की नहीं है। कुछ बिहेवियर या कुछ नॉन सब्सटेंस की भी हैं, जिसमें गेमिंग आ जाती है, जिसमें गैम्बलिंग आ जाती है, और उसका बहुत बढ़िया एक अम्ब्रेला है। जी, जी। अभी ये है कि हर घर में जो है वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक में जो ये डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस। जिसमें जी, जी। फोन हैं, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, टीवी है, तो इट्स इजीली अवेलेबल टू एवरीबडी। और घर के बच्चों में जनरली ये ट्रेंड होता है, बिकॉज एक कलरफुल स्क्रीन है, अपनी मर्जी की गेम्स खेलना है, तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फॉर चिल्ड्रन। तो अगर आप नहीं देंगे बच्चों को, तो वो एक बड़ी एक यूनिक सी चीज होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिलीज में ये सिस्टम चल रहा होता है घर में। कोई भी होगा, अगर आप मोबाइल पे, कोई जी। एडल्ट भी अगर कोई गेम खेल रहा होता है, तो दे डू नॉट वांट टू बी इंटरप्टेड। उनका दिल यही करेगा कि वो उसके ऊपर ही खेलते रहें। बच्चों के अंदर, क्योंकि उनके और वो अंदर वो अग्रेसिव हो जाते हैं। उनके अंदर बिहेवियर एग्रेशन में आता है, एजिटेशन होगी उनमें, जो है वो जिद करना और ऐसी चीजें सामने आएंगी। अलबत्ता आपने देखना ये होता है कि क्या बाकी घरों में, आजकल की सोसाइटी में बाकी घरों से उनका कंपैरिजन देखा जाए, क्या सब बच्चे ऐसे बिहेव कर रहे हैं, या कोई ज्यादा यूनिक है अपनी क्लास में? टीचर शिकायत करती हैं कि इनका बिहेवियर ज्यादा डिफरेंट है बाकी बच्चों की निस्बत। दूसरी चीज ये है कि डिफरेंट प्लेसेस के जी। अंदर अगर बच्चे के बिहेवियर में ये चीज देखी जा रही है कि अगर मदर अपना खाना बना रही है और बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, मदर आ जाती है, वो मोबाइल रख देता है, या वो बाकी फैमिली के बाकी जो उसकी जी। एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व होता है, स्पोर्ट्स में, बाकी बच्चों के साथ खेलने में। लेकिन अगर उसकी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, जैसे एक जी। एडिक्शन का पेशेंट होता है, अगर वो हेरोइन का नशा कर रहा है, तो वो फिर और किसी चीज को एंजॉय नहीं करेगा। इसी तरह जी। जो मोबाइल या गेमिंग या इन चीजों का भी यही है कि उनकी जो इंटरेस्ट है, एंजॉयमेंट है, वो रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाती है, उसके अलावा किसी चीज में उनका इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। सो दैट इज व्हेन यू नो कि अब इस बच्चे में या इस बड़े में भी एडिक्शन की कैटेगरी में आने लग गया है ये। तो सर हम कह सकते हैं कि वो सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ कर लेता है, वो लोगों में उठना बैठना उसको मजीद पसंद नहीं रहता। हम ये चीज कह सकते हैं इस बारे में कि जब वो एडिक्शन में आ जाता है, जब वो एडिक्ट हो जाता है एक चीज का, तो वो ना सिर्फ डेविएंट हो जाता है, सोसाइटी से दूर हो जाता है, और वो गुस्सा ज्यादा करना शुरू कर देता है, एग्रेसिव हो जाता है। डेफिनेटली। प्लस उसमें एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो एक ऐसी जनरली एज होती है जो कि चाइल्डहुड या एडोलेसेंट फेज है, जिसमें कि बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिवली लर्निंग उसका फेज होता है, सोशल लर्निंग भी उसका पार्ट है, एकेडमिक लर्निंग है, लिखना पढ़ना है, हर चीज। तो जब उसके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हट जाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट से, तो डेफिनेटली उसका जो आगे का फ्यूचर है उसके ऊपर बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर सकेगा। जी। तो सर हम इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प कब सीख करें? यानी पेरेंट्स जो हैं, वो जब ये देख रहे हैं कि अब ये बच्चा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मोस्टली इस चीज़ पे बात नहीं की जाती है और मोस्टली बहुत अपफ्रंट आके इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया जाता है। तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से हम उस बच्चे को या उस इंसान को मेडिकल हेल्प की तरफ ला सकते हैं? राइट। सबसे पहली चीज तो पेरेंट्स का और टीचर्स का जो अवेयरनेस है वो जरूरी है इसके अंदर, कि बच्चा कभी खुद नहीं कहेगा कि मुझे एडिक्शन हो रही है चीजों की। तो पेरेंट्स का काम ये होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कि क्या जी। बच्चा अपनी अपनी एज के अप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है कि नहीं। अब 5-6 साल का बच्चा अक्सर जिद पर आ जाता है, बट दैट इज जी। नॉर्मल। लेकिन क्या उसकी जिद अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की निस्बत हुँ। ज्यादा है? क्या वो फिजिकली एग्रेसिव हो रहा है, या वो किसी से बात करने से हट गया है, या उसने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है? ऐसे डेंजर साइंस होंगे जो मिल जाएंगे, या बच्चा जो है वो आई कांटेक्ट ही नहीं मेंटेन करता, अब किसी को देखता ही नहीं है, या अटेंशन नहीं, अपनी कंसंट्रेशन नहीं मेंटेन हुँ, कर रहा हुँ। है, स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर रही है। तो ये वो फीचर्स हैं जो कि मदर्स, फादर्स और जो हुँ। टीचर्स हैं ये पिन पॉइंट कर सकते हैं कि नाउ द चाइल्ड नीड्स मेडिकल हेल्प। ओके। सर एडिक्शन की बात हो रही है, तो मेरे मेरे भी एक छोटी बेटी है, एंड देयर वाज अ टाइम कि जब वो अपना एक पिलो होता था व्हिच हैड अ लिटिल बनी ऑन इट, तो वो जहाँ राइट। उसने जाना उसने अपना वो बनी वो पिलो लेके जाना। तो हमने बड़ी मुश्किल से उसकी वो आदत छुड़वाई, और पाकिस्तानी सोसाइटी में तो ज़रा थोड़ा सख्ती से ही आदत छुड़वाई जाती है।
तो ये जो बिल्कुल। बचपन की आदतें, जो छोटी-छोटी एडिक्शंस कह सकते हैं इनको या नहीं, और इनको छुड़वाने में जो हम फोर्सफुल बिहेवियर शो करते हैं पेरेंट्स और घर वाले, उससे बच्चे की पर्सनैलिटी पे सर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अच्छा, यंग एज के अंदर बच्चे का एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जिसमें टॉयज हो गए, पिलोज हो गए, इंची ब्लैंकेट हो गया, उनकी तरफ उनका एक अटैचमेंट बिहेवियर होता है, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल। क्योंकि एज अ मदर यू ओके। यू मस्ट नो कि आप हर टाइम 24 आवर्स बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं रह सकते। यू हैव टू डू योर वर्क, यू हैव टू डू अदर पार्ट्स ऑफ जी। द ऑफ योर लाइफ। आपने अपनी डोमेस्टिक भी करने हैं, बाहर के भी करने हैं। तो बच्चे के लिए 24 आवर अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि अगर आप उठ के वॉशरूम भी जाते हैं तो बच्चा पीछे से अकेला फील करता है। सो दे नीड समथिंग टू फील सिक्योर। वो एक जी। नरम और गर्म चीज को अगर वो हग करता है तो हुँ। उनको एक वो सेंस फील होती है कि माय मदर इज विद मी। वो एक ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए, जी। विच इज वेरी नॉर्मल, वेरी फाइन। अलबत्ता एक सर्टेन एज के बाद जाकर अगर वो ओके। कंटिन्यू कर रहा है तो वी नीड टू एक्सप्लोर कि कहीं उसमें कोई वो तो नहीं हो रहा कि बहुत ज्यादा ओवर अटैच हो रहा है या उसको कोई इनसिक्योरिटी फील हो रही है। इन दैट केस भी सडनली सख्ती से छुड़वाना जो है वो बच्चे को लॉन्ग टर्म में फिर वो एक चीज बॉदर करती है कि जैसे अकेले रह जाना है तो खौफजदा होना है। तो हम सबका एक तरीका होता है, एज एडल्ट्स भी जी। हम किसी चीज का सहारा लेते हैं, किसी सोच का कि हम अकेले नहीं हैं, हमें कोई सपोर्ट है। तो बच्चे के लिए वो सपोर्ट एक पिलो की फॉर्म में भी आ जाती है। तो देयर इज नो हार्म इन दैट अप टू अ सर्टेन एज। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सप्लेनिंग दैट ब्यूटीफुली। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो बिहेवियर्स हमारे हम कैरी ऑन करते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड, लाइक कुछ बच्चों की आदत होती है नाखून काटना या इस तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं जो हम कैरी ऑन कर रहे होते हैं, एट सर्टेन पॉइंट आइडिया हो जाता है कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर, वी हैव टू क्विट दिस। तो वो कैसे आसानी से क्विट किया जा सकता है, क्योंकि समटाइम्स वी आर सो हैबिचुअल टू इट कि हम वो चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे होते हैं आदत। तो वो आदत छोड़ने का सबसे आसान या सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? राइट, वेल आदत छोड़ने से पहले थोड़ा सा ये डिस्कवर करें कि वो कर क्यों रहा है। आई मीन ओकेजनली बच्चे नाखून खाते हैं या कोई ऐसी यस। एक्टिविटी करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली चल रही है दैट मीन्स कि वो बच्चे जी। के अंदर कुछ न्यूरोटिक ट्रेट्स हैं, वो एंजाइटी फील कर रहा है। उनकी एंजाइटी नाखून को उतर के भी होगी, उनके चेहरे पे टिक्स नजर आएंगे, आंखें बार बार झपक रहे हैं, बेड वेटिंग हो जाती है रात को। ये सब एक ही स्पेक्ट्रम है। जब हम्म। एक चीज होगी तो कोई ना कोई ऐसी दूसरी चीजें भी मिलेंगी। तो वी नीड टू मेक श्योर कि बच्चे के अंदर कोई नर्वसनेस ओके। आ रही है, या तो वो कोई बुली हो रहा है, किसी ने उसको तंग किया है, या वो कोई डांट डपट का शिकार है, किसी वजह से वो डरा हुआ है। तो वी नीड टू फिगर आउट द बेसिक कॉज बिहाइंड इट। जब हम्म। हमें कॉज मिल जाएगा हम उसको एक सिक्योरिटी फराहम कर देंगे, उसकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, चीज खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ओके। ओके। तो सर आपने, क्योंकि आप 7 साल से साइकेट्री के शोबे के साथ ताल्लुक है आपका और आप माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट साइकेट्रिस्ट इन द वर्ल्ड हैं, तो सर आप ये बताएं कि हाँ, एक आम इंसान को साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास किस वक्त जाना चाहिए, कब ये ऑब्वियस हो जाता है कि नाउ इट इज टाइम टू सीक मेडिकल हेल्प? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल फील डिप्रेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, हम हर वक्त खुश नहीं रह जी। सकते। कोई कोई सैड न्यूज सुन लेते हैं, कोई फाइनेंशियल कोई परेशानी चल रही है, कुछ और है, तो हमें एंजाइटी, हमें डिप्रेशन फील होता है। इट गोज अवे इन आवर्स और डेज। एक बार जी। चंद दिन रह गया है, अगर जी। डिप्रेशन, उदास फील कर रहे हैं, किसी वजह से आपका किसी चीज में दिल नहीं लग रहा, तो वो एक फेज है जो गुजर जाएगा। अलबत्ता अगर बगैर किसी वजह के सैडनेस का स्पेल आ रहा है, एंजाइटी के स्पेल्स आ रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर बहुत सवेयर हो रहा है, या ये कि उसको कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं, वो फीलिंग खत्म नहीं हो पा रही है, देन यू नो कि अब मुझे 2-3 हफ्ते हो गए हैं, मेरा काम, मेरी जी। फैमिली, हर चीज सफर कर रही है और मेरा मूड पहले जैसा नहीं है, लोग पॉइंट आउट करने लग गए हैं। तब आपको ये चीज कंफर्म हो जाती है, अपनी सेल्फ अवेयरनेस में पता चल जाता है कि अब चीजें ठीक नहीं है, डू नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प। तो हम ये कह सकते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन जो है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है टू नो व्हेन यू नीड हेल्प। डेफिनेटली, डेफिनेटली। सर ठीक है। तो सर जब डिप्रेशन की ही बात चली है तो डिप्रेशन पे ही बात करते हैं। आजकल का जो रुझान मैंने देखा है कि काफी टाइम से डिप्रेशन इज समथिंग दैट इज रियली फास्ट ग्रोइंग इन आवर सोसाइटी। हर दूसरा बच्चा और बहुत लोग फैंटेसाइज भी कर रहे हैं इसको।
मतलब मैंने सोसाइटीज में ये देखा है कि लोग बड़े वो ओवरवेलमिंग स्टाइल में कहते हैं कि मुझे तो काफी दिनों से डिप्रेशन चल रहा है। तो सर हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एक ओवरवेलमिंग इमोशन से एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर जिसका नाम डिप्रेशन है उसको? और ये ऐसा क्यों हुआ आपके नजरिए में ऐसा क्यों हुआ कि डिप्रेशन हैज बीन सो फैंटेसाइज्ड इन आवर सोसाइटी? राइट। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक चीज है। अब अगर हम लोगों से पूछते हैं आपको माइग्रेन होती है, आई एम श्योर 50 60 70% लोग अगर एक जगह बैठे हैं तो दे विल रेज देयर हैंड्स कि हमें माइग्रेन होती है। जबकि माइग्रेन की एक्चुअल जो जी अकरेंस है वो तकरीबन 10 to 12% के करीब है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग हेडेक, जी जी। क्योंकि हेडेक इजीली डिसमिस करने वाली चीज है, कोई नहीं परेशान हो गए हेडेक हो गई है, तो माइग्रेन कहने से वो चीज एक बड़ी ड्रामेटिक लगती है। सिमिलरली फीलिंग लो, जो एक लो फीलिंग है वो हम सबको होती है, बट नोबडी विल अंडरस्टैंड दैट। बाय सेइंग दैट वी आर हम्म डिप्रेस्ड, वी हैव डिप्रेशन, तो वो चीज एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अलबत्ता बाज़ औक़ात इसको अंडर डायग्नोज किया जाता है, बाज़ औक़ात इसको ओवर एग्जैजरेट भी कर दिया जाता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि डिप्रेशन वो है जो कॉन्टिन्यूअस जी है। डिप्रेशन वो है जो कॉन्टिन्यूअस है, उसका एक सेट पैटर्न है। वो कई कई कम से कम भी वो जी। 2 हफ्ते कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तब वो डिप्रेशन होगा। हम्म अगर किसी को कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, किसी को किसी चीज का सदमा पहुंचा है, तो उसके लिए वो सैडनेस एक नॉर्मल चीज है, वो डिप्रेशन नहीं है, अनलेस कि वो बहुत सिवियर हो जाए। हम्म। सर हमारे पास एक क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन से मिस नबीला रहीम का। शी इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन? राइट। तो सैडनेस, जिस तरह मैंने कहा, हम अफसरदा फील करते हैं जब हमें कोई बुरी खबर मिले या कोई हालात अच्छे ना जा रहे हों। इवन थ्रू आउट द डे आप नोटिस करेंगे 24 घंटे में भी आपका मूड एक जैसा नहीं रहता। हमारे नॉर्मल भी हार्मोनल थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस होती हैं, सो वी डू फील सैड फ्रॉम टाइम टू टाइम। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन में उदासी जी भी जी है, रोना भी आ रहा होगा, किसी काम में दिल भी जी नहीं लगेगा, थकावट भी होगी, नेगेटिव किस्म की बहुत इमोशंस होंगे, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही होगी, मेमोरी खराब हो रही होगी, और सिवियर केसेस के जी। अंदर ऐसा लगेगा जैसे जिंदा रहने का मकसद नहीं है, सुसाइडल किस्म की थॉट्स आने लगेंगी। सो दैट इज डिप्रेशन, इट्स अ हॉरिबल फीलिंग कंपेयर टू नॉर्मल सैडनेस। नॉर्मल सैडनेस आती है और चली जाती है, डिप्रेशन जब आता है तो इट हैज अ लास्टिंग फीलिंग। ठीक है। तो सर हम ये कह सकते हैं इसका लुबे-लुबाब ये निकाल सकते हैं कि सैडनेस जो है वो एक टेम्पररी थोड़े से टाइम की फीलिंग है जिसके पीछे अपीरेंट रीज़न होती है। जबकि डिप्रेशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म फीलिंग है जिसके पीछे अपीरेंट रीज़न जो है वो आप उसको पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे होते और वो आपको डेविएट कर रही होती है आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग से। आप अपनी जॉब पे नहीं काम कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, स्टडीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह का जो पर्टिकुलर एक बिहेवियर पैटर्न है वो डिप्रेशन की तरफ इशारा करता है, जबकि वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए किसी वजह के तहत उदास हो जाना सैडनेस कहलाएगा। इज दैट डेफिनेटली। और करेक्ट इसमें सर? दूसरी चीज ये होती है, एग्जैक्टली इसमें सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट ये है कि जब डिप्रेशन लाइक एनी अदर मेंटल इलनेस जब होता है तो उसके इफेक्ट्स आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली, सोशल, हर तरह की आपकी लिविंग के ऊपर, आपकी फंक्शनिंग के ऊपर उसका बुरा असर आता है, नजर आती है वो चीज। सैडनेस आएगी चली जाएगी, उससे आपके काम पर कोई अमल दखल नहीं होगा। तो सर डिप्रेशन की ट्रीटमेंट क्या है? राइट। तो हाउ इज इट ट्रीटेड? डिप्रेशन बेसिकली 4 ग्रेड्स में हम डिवाइड करते हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड सिवियर विद साइकोसिस। ये 1 2 3 4 ये 4 ग्रेड्स हैं। माइल्ड डिप्रेशन ठीक सिर्फ है। माइल्ड हम्म डिप्रेशन सिर्फ सपोर्टिव काउंसलिंग के साथ, सेल्फ हेल्प के साथ, अपने आप को हेल्प करने में, अपने नेगेटिव जो थॉट्स कंट्रोल आप नहीं नहीं कर पा रहे हैं, बिला वजह की जो नेगेटिव थॉट्स हैं, अपने ऊपर डाउट्स हो रहे हैं, उन चीज़ों को चैलेंज करना सीख लेते हैं थ्रू सम सॉर्ट ऑफ बेसिक काउंसलिंग। इसमें बहुत एडवांस किस्म की थेरेपी भी नहीं चाहिए होती मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ओके। माइल्ड डिप्रेशन जी रिजॉल्व हो जाता है। ज्यादा हो रहा हो ठीक। तो हम थेरेपी की तरफ जाते हैं। मॉडरेट डिप्रेशन आ गया तो पेशेंट को हम चॉइस दे देते हैं। मॉडरेट डिप्रेशन में भी आइडियली आइडियली सीबीटी एक फॉर्म ऑफ थेरेपी है ज्यादातर जो यूज की जाती है मॉडरेट डिप्रेशन में, वो हम उनको कहते जी हैं। बाज़ दफा ऐसा होता है जी कि जहाँ सीबीटी अवेलेबल नहीं है या पेशेंट का इंटरेस्ट नहीं है या पेशेंट कमिट नहीं कर सकता अपने वीकली सेशंस के लिए, तो हम उन्हें कहते हैं आप जी मेडिकेशन ले लें, और कम से जी कम ना करने से बेहतर है। कुछ टिप्स जी उनको दे दी, वो उसको
होते जाते हैं। जब सिवियर आ जाए डिप्रेशन, तो सिवियर डिप्रेशन एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना होता है, क्योंकि सिवियर डिप्रेशन में खाना पीना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, फिजिकली एग्जॉस्ट कर रहे हैं अपने आप को, सुसाइडल ख्याल आ रहे हैं, तो एक रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसको हमें एज ए मेडिकल इमरजेंसी या एक मेडिकल अर्जेंसी हमें ट्रीट करना होता है। ओके। तो सर ये दर्जे हो गए डिफरेंट, और इनके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट होती है। एग्जैक्टली। ओके सर, हमारे पास क्वेश्चन है हमारे व्यूवर्स में से। मिस्टर आमिर याकूब पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी कंट्रोल आवर थॉट्स। राइट। नाउ मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि इट्स इंटरेस्टिंग, लेकिन इसका जी बहुत ब्रॉड किस्म का एक स्पेक्ट्रम है। आई मीन के थॉट्स हमारी किस नेचर की थॉट्स होंगी। अगर हमें कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, डिप्रेसिव थॉट्स हैं, जी अपने ऊपर डाउट्स हैं, अपने कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, हमें कोई नाउमीदी वाली सोचें हैं, तो वो डिप्रेशन की कैटेगरी में आ रही हैं। और डिप्रेशन को जिस तरह मैनेज करते हैं, उनको चैलेंज करना है, अपने अंदर की पॉजिटिविटीज को तलाश करना है, अपनी पॉजिटिव स्किल्स को, अपने आप को एनकरेज करना सीखना है। और जो जी रियलिटी है, फॉर एग्जाम्पल हमें ये लगता है कि हम एक फेलियर हैं, हम कामयाब नहीं है जिंदगी में, तो एक बड़ी नेगेटिव किस्म की सोच है। अब उसको चैलेंज करने के लिए हम ये देखना शुरू करेंगे कि हमने कहाँ कहाँ सक्सीड किया है, हमारी कामयाबियां कहाँ कहाँ हैं। जब हम अपनी काउंटर कामयाबियों को थॉट्स सामने से। रखेंगे काउंटर थॉट से, एग्जैक्टली, तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। जी अब क्योंकि क्वेश्चन ये है, वी कैन गो ऑन एंड ऑन, हमें सारा टाइम इस पे गुजर जाएगा, लेकिन ये कि थॉट्स बेसिकली जहां पर भी होंगी, देयर आर डिफरेंट वेज टू डील विद इट। डिप्रेसिव थॉट्स का मैंने जिक्र कर दिया, अगर इसके अलावा होंगी तो ठीक। सर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कायनात हयात का। शी इज सेइंग कैन यू प्लीज सजेस्ट नॉन इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स रिगार्डिंग डोपामीन रश, और टू मेक देम इंटरेस्टेड ऑन अल्टरनेटिव थिंग्स। आई थिंक वो ये पूछना चाह रही हैं कि डोपामीन के लिए या डोपामीन को इंक्रीज करने के लिए बॉडी के अंदर क्या किया जा सकता है। आई थिंक शी इज ट्राइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन। राइट राइट, हाँ मैं समझ गया बिल्कुल। बेसिकली आई थिंक शी नोज व्हाट डोपामीन इज। थैंक यू यस। कायनात फॉर दैट क्वेश्चन। डोपामीन बेसिकली एक खुशी या एक रिवॉर्ड की, प्लेजर की फीलिंग देता है। हैप्पी तो हार्मोन। हैप्पी हार्मोन कह सकते हैं, बट इसके बहुत सारे और भी यूजेस हैं। हमारी बॉडी इसको जैसे यूटिलाइज करती है। तो जी डोपामीन, बाज जो हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो हम लेते हैं जिससे कि डोपामीन बढ़ती है और हमें थोड़ी प्लेजर की सेंस फील होती है, लेकिन जी वो एक बहुत टेम्परेरी चीज है। इंस्टेड के हम हार्मोन के, इसके न्यूरोकेमिकल के ऊपर फोकस करें, वी नीड टू लुक जी एट द पॉजिटिव इन आवर लाइफ। हमारे अंदर क्या कोई डिप्रेशन है जो हम उसको ओवरकम करना चाह रहे हैं डोपामीन के थ्रू, या हम जी थ्रिल सीकिंग बिहेवियर है हमारा। अगर थ्रिल सीकिंग के पीछे हम कर रहे हैं, तो थ्रिल ऑब्वियसली जब भी होगी तो वो एक बहुत शॉर्ट लास्टिंग किस्म की चीज होगी। यू कैंट फील हैप्पी अगर आप एक, जैसे बच्चों को एक झूले पे बिठाते हैं और वो एंजॉय करते हुए हंसते हंसते बाहर आते हैं, उनकी हंसी बहुत देर तक नहीं वो लास्ट करती है। जी तो जी डोपामिन रश आता है, आगे खत्म हो जाता है। तो देर इज नो पर्टिकुलर वे कि हम उस रश को मेंटेन कर सकें। अलबत्ता हम अपने अंदर की जो क्वालिटीज, अपनी पॉजिटिविटीज हैं, हमने उनके ऊपर फोकस करके अगर हम उनको बेहतर करते जाएंगे, तो वो एक लॉन्ग टर्म एक हैप्पीनेस की फीलिंग लास्ट कर सकती है। ओके। तो सर डोपामीन की बात हो रही है, तो कॉमनली डोपामीन और सेरोटोनिन इनको बहुत ज्यादा आपस में मिक्स किया जाता है। तो क्या आप इन दोनों का शॉर्ट सा डिफरेंस बताएंगे अभी हमारे ऑडियंस को, डोपामीन और श्योर सेरोटोनिन का। श्योर। बेसिकली दोनों न्यूरोकेमिकल्स हैं, दोनों का काम जो है वो हमारे ब्रेन में काफी कॉम्प्लेक्स किस्म की फंक्शनिंग के ऊपर आता है। सेरोटोनिन जो है, सेरोटोनिन हमारे मूड को फॉर वन मेंटेन कर रही होती है, और मूड के साथ साथ इसके काफी सारे और यूजेस भी हैं। इसमें हमारी एपेटाइट और हमारा वेट और हमारा स्लीप पैटर्न, हर चीज को रेगुलेट कर रहा होता है। जी दैट बीइंग सेड, डोपामीन कोई एक तरह की नहीं है, एटलीस्ट 7 टाइप्स की डोपामीन है, और उनकी आगे फिर सब क्लासिफिकेशन है। तो हम जब हम्म सेरोटोनिन, सॉरी डोपामीन कह रहा हूँ मैं, सेरोटोनिन की हम बात करें, तो सेरोटोनिन को हम बाज़ औक़ात एंटी डिप्रेसेंट्स में जो सेरोटोनिन जाती है, वो उनके मूड को एनहांस करने के लिए होती है, या उनके स्लीप और एपेटाइट और बाकी चीज़ों को बेहतर करने के लिए होती है। जी डोपामीन जो है, डोपामीन का एक बहुत छोटा सा फंक्शन है, ये जो प्लेयर सीकिंग या थ्रिल सीकिंग जो बिहेवियर्स और जो एडिक्शन से रिलेटेड बिहेवियर डोपामीन में आता है, ये एक बहुत छोटा सा उसका एक पार्ट है। अदरवाइज डोपामीन तो हमारी बॉडी मूवमेंट्स हैं, उसको भी, हमारी जो स्टेबिलिटी है, हमारा बैलेंस है, उन चीज़ों के पीछे भी डोपामीन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर डोपामीन ज्यादा हो जाए, एक शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, डोपामीन ज्यादा हो जाएगी बाज चीजों के अंदर, तो जी
हमारे अंदर कुछ साइकोसिस आ जाता है, एक अनयूजुअल किस्म की बिलीफ्स आ रही हैं, चीजें नजर आ रही हैं, आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो बाज जो दवाइयां हम देते हैं ऐसे पेशेंट्स को, वो डोपामीन के लेवल्स को रोक रही होती हैं, उनको कम कर रही होती हैं, ताकि ये खत्म हो। और अगर डोपामीन लेवल जरूरत से ज्यादा गिर जाएंगे तो हम्म। फिर उसके जो मैनिफेस्टेशन है वो हमारे जिस्म के अंदर नजर आएगी। जिस्म अकड़ा हुआ होगा, जिस्म बोला नहीं जा रहा होगा। तो वो एक दो एक्सट्रीम्स हैं। लेकिन दैट बीइंग जी। सेड, डोपामीन अगेन उसके बहुत सारी, अल्लाह ताला ने जैसे जिस सिस्टम पे बनाई है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे जिस्म में, तो उसको एक पे हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। तो जिस तरह लोग अमूमन कहते हैं कि मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, मुझे कोई इसकी रीजन नहीं पता चल रही, और उसको बहुत ही आसानी से हमारे मुआशरे के अंदर तो वो सुपरस्टिशियल कॉन्सेप्ट्स के साथ जोड़ दिया जाता है। तो उसमें रीजन हमारे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, ना कि ये कि किसी ने मुझ पे जादू कर दिया या तावीज कर दिया, बल्कि हमारे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से सडन पेन बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। क्या ये हम कह सकते हैं? बेसिकली हमारी सोसाइटी के अंदर क्योंकि डिप्रेशन और जो ऐसी अलामात हैं, जो मेंटल इलनेस की अलामात हैं, उनको एक्सेप्ट जी। नहीं किया जाता और लोग इस चीज को सुनना पसंद नहीं करते। तो जी। सोसाइटी में अपने आप को डिप्रेशन नहीं होने देना वाली जो एक फीलिंग है कि हमने रोना नहीं है, हमने उदास नहीं नजर आना, हमने हेल्प नहीं मांगनी, अपने आप को जी। रिस्ट्रिक्ट किए रखना है, तो उस डिस्ट्रेस, उस तकलीफ ने किसी ना किसी फॉर्म में निकलना है बाहर। अब वो जहन जी। से नहीं निकल रही तो वो जिस्म में निकल आएगी। जिस्म में दर्दें हैं, यहाँ तक कि 40-50% जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं एक जनरल ओपीडी में, साइकाइट्री ओपीडी में नहीं, एक जनरल मेडिसिन में या एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास जो आते हैं, 40-50% लोगों की वो कंप्लेंट्स होती हैं जो डिप्रेशन से एसोसिएटेड है, जिनके पीछे उनके पास कोई वजह नहीं होती है। राइट। तो हाईली प्रेवलेंट, लोग सिर्फ हेल्प सीख करने से डरते हैं, एक सोसाइटी के स्टिग्मा से बचने के लिए उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो वो बॉडी में तरह तरह की तकलीफ की सूरत में फिर नजर आती है। So that is why this platform was made to end these stigmas. अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मिस अनम इब्रार. शी इज सेइंग व्हाई समवन फील ओवरवेल्म्ड एट एनी लिटिल इमोशनल मोमेंट, इज इट इम्बैलेंसमेंट ऑफ केमिकल? यानी कि जब अब आप छोटी छोटी बातों पे अगर एक इंसान रोना शुरू कर दे या छोटी छोटी चीजों से खुश हो रहा है, तो क्या ये भी न्यूरोकेमिकल्स के इम्बैलेंसमेंट की वजह से होगा? जरूरी नहीं है, लेकिन पॉसिबल ओके। है। अगेन, अगर ये डिप्रेशन की वजह से आप अपने इमोशंस को रोक रहे हैं, लेकिन जब कोई बात हो जाती है तो वो इमोशंस निकल आते हैं, रोना आ जाता है, तो दैट इज डिप्रेशन। उसके पीछे न्यूरोकेमिकल्स का हाथ है। लेकिन दैट जी। बीइंग सेड, हर दफा हमारी पर्सनैलिटी सबकी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं और कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जो जी। इंसान शुरू से सेंसिटिव है उसको छोटी छोटी बात पर रोना आ जाएगा, वो सैड फील करेंगे, तो दैट इज नॉट एन इम्बैलेंस ऑफ केमिकल्स, वो पर्सनैलिटी है। हम्म। सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मिस नबीला रहीम की तरफ से. शी इज सेइंग प्लीज शेयर नॉलेज ऑन फंक्शनल डिप्रेशन. इज दिस प्रेजेंट? क्या फंक्शनल डिप्रेशन होता है? राइट। तो फंक्शनल हम बेसिकली हर उस इलनेस को कहते हैं जिसके पीछे स्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता। मैं एक्सप्लेन कर दूं, बॉडी के जी। स्ट्रक्चर में, फॉर एग्जांपल किसी के बाजू में दर्द है, तो इसका जी। मतलब है कि उसके बाजू पर चोट लगी हुई है, ये एक स्ट्रक्चर बाजू का उसका डैमेज हुआ हुआ है, तो हम उसको एक स्ट्रक्चरल इलनेस कहते हैं। बाज जी। बीमारियां ऐसी हैं जो कि जिनके पीछे स्ट्रक्चर में, बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई शिकायत नजर नहीं आती है, लेकिन बॉडी के फंक्शंस खराब हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल रातों को नींद नहीं आ रही, वजह सामने नहीं है, तो वो एक जी। फंक्शनल इलनेस है। आप उसके पीछे सर से पांव तक सब टेस्ट करा लेंगे, कोई वजह नहीं सामने आएगी, बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, तो वो जी। फंक्शनल इलनेस है। तो डिप्रेशन ओके। इटसेल्फ, ज्यादातर जो डिप्रेशन का पार्ट है वो फंक्शनल ही होता है। इट इज प्रेजेंट डेफिनेटली। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस आसिफा आसिमा. शी इज आस्किंग कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं? हाउ कैन वी ओवरकम ओवर थिंकिंग प्रोसेस? राइट। जब आप कॉन्स्टेंटली आपके इर्द गिर्द एक वरीसम माहौल चल रहा है, काम पर जा रहे हैं तो बॉस की तरफ से प्रेशर है, काम का प्रेशर है, घर आते हैं टीवी चल रहा है, न्यूज का प्रेशर है, हर वक्त एक पैसिमिस्टिक सा व्यू स्ट्रेसफुल पता चल माहौल रहा है. है। बिल्कुल एक स्ट्रेसफुल माहौल है, आप वो बातें सुनते आ रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जी. बेसिकली आपका रोल उसके अंदर ये आ जाता है कि आपने प्रायोरिटाइज करना है कि आपने कौन सी बातें अपने जहन में पिक करनी है, कौन सी नहीं। अगर हर आधे घंटे बाद टीवी टीवी पर न्यूज चल रही है और बार बार एक खबर आई जा रही है और आपको हर बार वो परेशान कर रही है, तो आप क्यों उसको हर आधे घंटे बाद सुन रहे हैं? तो ये एग्जैक्टली. आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करेंगे, आप अपने ऊपर उतनी स्ट्रेस आने दें जो आपके लिए जरूरी है। अननेसेसरी स्ट्रेस जो है वो आप जितना पिक करते रहेंगे, आप उसके ऊपर उतना ही सोचते जाएंगे। दूसरा ये कि थोड़ी हेल्दी एक्टिविटीज में जब पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे तो आपकी इटसेल्फ ओवर थिंकिंग बेहतर हो जाएगी। जितना हैंडल कर सके उतना ही स्ट्रेस लेना चाहिए, राइट?
बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दैट ब्यूटीफुली. हाउ कैन आई बैलेंस माय ब्रेन केमिकल्स? अ क्वेश्चन फ्रॉम आयशा इकराम. राइट. वेल वी कैन नेवर नो कि हमारे ब्रेन केमिकल्स इस टाइम की स्टेज के ऊपर हैं. जी अलबत्ता हेल्दी लाइफस्टाइल जिसके अंदर आपकी डाइटरी इनटेक है, आपकी हेल्दी जो ब्रेन को स्टिमुलेट करने वाली एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल बुक्स पढ़ना है, पजल्स को सॉल्व करना है, राइटिंग करना मेडिटेशन. है, मेडिटेशन है, जो ऐसी चीजें जी जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट. मेडिटेशन तो खैर रिलैक्सेशन है, लेकिन जिसमें जी कि आपका ब्रेन स्टिमुलेट कर रहा है, आप लिख के करें, पढ़ के करें, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में करें, पजल्स में करें, तो बेसिकली आप अपने ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं. तो ब्रेन की स्टिमुलेशन और दूसरा आपकी बॉडी की स्टिमुलेशन. ब्रेन की स्टिमुलेशन आपने कर ली, बॉडी की स्टिमुलेशन आपने एक्सरसाइज की फॉर्म में करनी है. दैट इज द मोस्ट वेल बैलेंस्ड वे टू कीप योर मेंटल हेल्थ सेफ. जी. अल्माज जिक्रिया का क्वेश्चन है, और शी आल्सो आस्किंग कि ओवर थिंकिंग क्या लीड कर सकती है डेथ की तरफ? Possibly. Albatta, there are things that are, if not worse, they are as bad as death itself. यस. जब एक ऐसी सोचें ज़हन में आने लग जाती हैं कि आप जान नहीं छुड़ा पा रहे किसी चीज़ से, अननेसेसरी गलत ख्याल ज़हन में आई जा रहे हैं, तो वो आपकी जान तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली क्रिपल किए जा रहे हैं. आप कुछ काम करने से कासिर हो जाते हैं क्योंकि आपका जहन कॉन्स्टेंटली काम किए जा रहा है. तो ऐसी जिंदगी में भी आपको एक बोझ ही लग रहा होता है. तो वेदर और नॉट इट लीड्स टू डेथ, इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिसेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डिप्रेशन एज वेल. अलमाज जिक्रिया ये पूछ रही हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ डिप्रेशन, और हाउ मच टाइम वी ओवरकम डिप्रेशन बाय आवर ओन सेल्फ? ऑल्दो दिस हैज बीन डिस्कस, मिस अलमाज, सर ने पहले इस चीज को डिस्कस कर लिया है. देयर आर टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, बट सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज. अच्छा, इसमें सिर्फ यही है कि कोई हार्ड एंड फास्ट वे नहीं है. बाद का जी डिप्रेशन 2-3 हफ्तों में सेटल हो जाता है, उसके लिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो मंथ्स टू ईयर्स चला जाता है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए. और ट्रीट सही. आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसको ट्रीट करने के लिए आपको सेल्फ हेल्प सीखनी होती है कि आपने अपने आप को कैसे ट्रीट करना है. जब वो माइल्ड हो, मामूली सा हो, लेकिन चलता आ रहा हो, तो उसको सेल्फ हेल्प के थ्रू आप सीख के उसको बेहतर कर सकते राइट. सर मिस औरिया नदीम का क्वेश्चन है, हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी टेक स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी? यानी जो हमने अभी बात की थी कि स्ट्रेस जितना ले सकें उतना ही ले, तो ये पूछना चाह रही हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम अपनी मर्जी से स्ट्रेस लें अपनी तयन के मुताबिक? हैं. बेसिकली इसके कॉन्टेक्स्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपका जो असर्टिवनेस है वो बहुत मैटर करती है. जब एक लेवल से ऊपर आपको काम दिया जा रहा है, अगर हम वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की फॉर एग्जांपल बात करें, जी तो जब आपकी एबिलिटी से ज्यादा आपके ऊपर बोझ डाला जा रहा है, तो यू नीड टू लर्न टू से नो असर्टिवली. जी आपने जी अगले जी. को ऑफेंड नहीं करना, लेकिन बात क्लियर कर देनी कि इससे ज्यादा स्ट्रेस मैं नहीं ले सकूंगा, ये काम मुझसे नहीं होगा, पिछला काम भी खराब हो जाएगा, सो यू कैन पुट एन एंड टू इट. जब आप वो जी हम्म सर और जी मैडम और वो जो एक सिस्टम आ जाता है, वो आपके ऊपर एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर किया जा रहा है, और आपकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पुअर हो रही है, और आप वर्कलोड ज्यादा लेते जा रहे हैं. हम्म. तो सर ये तो पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होते हैं ना, कुछ लोग असर्टिव नहीं भी होते, कुछ लोग कंपल्सिव भी होते हैं, कुछ लोग पीपल प्लीजर भी होते हैं. तो बहुत मुश्किल हो जाता है पीपल प्लीजर्स के लिए स्पेसिफिकली किसी भी काम को ना कहना. तो यही तो सीखने वाली चीज है. आई मीन दीज आर नॉट समथिंग दैट वी कैन नॉट चेंज. हम थोड़ी सी जी एफर्ट करके चीजों को, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को, अपनी सोशल स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को बेहतर कर सकते हैं इस चीज के ऊपर. तो ऐसा नहीं है कि इफ वी आर बॉर्न विद द पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड तो वो हमारे साथ हमेशा रहेगा. हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को चुन लेंगे जहां लोगों को खुश रखने की जरूरत है, लेकिन जहां आपकी अपनी सेहत कॉम्प्रोमाइज हो रही है उसकी वजह से, तो वहां पर आपको नो सीख लेना चाहिए. देयर इज अ वे टू डू दैट. सर, अलमिया यही है हमारी सोसाइटी का कि हम बहुत एक्सपर्ट होते हैं दूसरों को जज करने में, दूसरों के बारे में बताने में, बट सेल्फ एनालिसिस की बात है तो हम बहुत थोड़ा सोच रहे होते हैं अपने बारे में. और यही एक प्रॉब्लम होता है जो हमें मेंटल हेल्थ जो हम होती है हमारी डिट्रॉइट हो रही होती है. सो दिस इज व्हाई वी आर हियर टुडे, एंड दिस इज व्हाई साइकी एंड द माइंड एक्सपर्ट्स इज वर्किंग डे एंड नाइट टू रेज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, लोगों के बारे में इतना नहीं सोचना, अपने बारे में थोड़ा ज्यादा सोच लेना. अपने बारे में बिल्कुल. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है उमे मनहा की तरफ से. शी इज आस्किंग, विल यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर डिफिकल्ट टू ट्रीट rather than other psychological disorders? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एक ऐसी चीज है जो
आपके एक परवेसिव पैटर्न बचपन से चलता आता है। जब तक आप एडल्ट बनते हैं तो आप उन चीजों को लर्न कर चुके होते हैं और वो आपकी आपके माइंड का, आपके बिहेवियर्स का एक पार्ट बन चुकी होती हैं। इट इज जी डिफिकल्ट टू ट्रीट देम, but it is not जी impossible. Secondly, we do not always need to solve or change everything about a personality. बाद जी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर भी बड़ी पॉजिटिव चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जी जी अगर गुस्सा ज्यादा आता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक पार्ट है जिसमें कि एंगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता, तो जी जी अपेरेंटली तो बड़ी बड़ी चीज है, इसको बेहतर करना चाहिए। लेकिन क्या गुस्सा आना खत्म हो जाना चाहिए? ये भी एक गुड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर गुस्सा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा तो फिर तो पर्सनालिटी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और जो जोश होता है किसी काम को करने के लिए वो भी नहीं पैदा होगा और ये इंसान तो के अंदर। और जी जी बिल्कुल, तो मेरा पॉइंट ही ये है कि जो पर्सनैलिटी की ट्रेड्स आपके लिए हार्मफुल हैं, आपने उनको चेंज करना है। आपने अपनी पर्सनैलिटी के लेबल को चेंज नहीं करना। अगर आपकी पर्सनैलिटी में गुस्सा है या तेजी है तो उसको रहने दें। हम्म सिर्फ उसके जो हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं, कि अगर आपके गुस्से तेजी की वजह से आपकी सेहत को या दूसरों को नुकसान हो रहा है, सिर्फ उस चीज को मैनेज करें, बजाय कि आप ये सोचें कि मैं इस तरह का क्यों हूँ, मुझे फलाने बंदे जैसा होना चाहिए। तो आपकी पर्सनैलिटी आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज भी रखती है, तो वी डू नॉट नीड टू चेंज एवरीथिंग अबाउट सर, कंपैरिजन भी बहुत बड़ा इशू है हमारे मुआशरे का ना। हम बहुत कंपेयर कर रहे होते हैं, बहुत छोटी एज से ही हम कंपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें उस तरह से स्पून फेड किया जाता है कि ये ऐसे कर रहा है तो आपने भी ऐसे करना है, और वो भी एक प्रॉब्लम होता है। सर, कमिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन पूछ रहे हैं कि अगर सब्सटेंस अब्यूज ना हो लेकिन एडिक्शन हो, तो उस एडिक्शन से जान छुड़वाते वक्त या उसको छोड़ते वक्त जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, सच एज मसल क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, फीवर, तो उस इस स्टेज पे आके हम एडिक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या रिहैब जाना जरूरी है इस पॉइंट पे आके? इट। प्रॉब्लम ये है, जो कि मैं बड़ा ओपन होता हूँ इस चीज़ के बारे में। श्योर सर। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स हैं एडिक्शंस को मैनेज करने के। एक डिटॉक्सिफिकेशन है और एक रिहेबिलिटेशन है। जी दरमियान में इसके कुछ नहीं छोड़ा हुआ, जबकि इनफैक्ट दुनिया भर में एडिक्शंस का जो मेन मैनेजमेंट है वो इन दोनों के दरमियान लाई करती है। हर जी बंदे जी को अपने आप को फौरन विड्रॉ नहीं कराना होता, चाहे वो सब्सटेंस हो या नॉन सब्सटेंस हो। अपने आप जी को जी जबरदस्ती उससे छुड़वाना जरूरी नहीं है, ना ही उसको छोड़ने के बाद रिहैब में जाना उतना जरूरी है। अलबत्ता अपने आप को एट ईज करना जरूरी है। अगर एक एडिक्शन है जो कि आपकी काम को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी इंटेग्रिटी को खराब कर रही है, आपको उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को रोकना है, ना कि आपको उस सब्सटेंस को रोकना या उस चीज को रोकना इतना जरूरी है। आप अपने बिहेवियर, अगर गैम्बलिंग की एडिक्शन है, अब गैम्बलिंग जी को खत्म नहीं, हर बंदा तैयार नहीं होगा गैम्बलिंग को छोड़ने के लिए। गेमिंग जी की एडिक्शन है तो हर बंदा ये नहीं कहेगा कि मैंने गेमिंग को बस आज से छोड़ देना है। जो छोड़ना चाहते हैं उनको जरूरत है, उनको रिहैब भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन मेजोरिटी वो होगी जो ये कहेगी कि हम इस चीज से अपने आप को इजी रखना चाहते हैं, कि हमारी जिंदगी इससे मुतासिर ना हो। तो क्या है कि वो गेमिंग को कंटिन्यू भी करते रहें, ऐसे तरीके उनको सिखा दिए जाएं जिसमें कि वो कंटिन्यू तो करें, लेकिन उससे उनकी जात को नुकसान ना हो या पहले की निस्बत कम हो। तो रिहैब जरूरी नहीं है, डिटॉक्स जरूरी नहीं है, अपने आप को बांधना, उस चीज के ऊपर रोक के रखना उतना जरूरी नहीं है। अगर इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली है, नहीं तो हर किसी के लिए ये चीज नहीं है। सर, थोड़ा थोड़ा करके उससे ड्रॉबैक भी किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा लाइक उसमें टाइम स्पैन कम कर दिया जाए, और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, और साइकोलॉजिकल हेल्प भी ली जा सकती है इस काम के लिए, राइट? डेफिनेटली डेफिनेटली। सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरब चौधरी की तरफ से। शी इज सेइंग, हाउ डज अ पर्सन विद नो सपोर्ट सिस्टम कैन सपोर्ट देमसेल्व्स? यानी राइट। जी हर इंसान हर इंसान एक अपनी इनहेरेंट सपोर्ट के साथ पैदा होता है। जी आई मीन सपोर्ट सिस्टम का ना होना बड़ी एक तकलीफदेह किस्म की चीज है, डेफिनेटली। लेकिन आपके जी अंदर जी कुछ ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी एबिलिटीज, ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि लेटर ऑन आपके लिए सपोर्ट का बायस बन जाती हैं। आसपास कोई नहीं है, कोई ख्याल करने को नहीं है, लेकिन शायद आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज हों कि जब आपको जरूरत होगी तो लोग आपकी हेल्प करने को भी पहुंच जाएंगे। तो अपनी उन स्ट्रेंथ्स और अपनी उन एबिलिटीज पर फोकस करें जो कि आपको लेटर ऑन आपके लिए सपोर्ट का बायस बने। आप अपने लिए खुद सपोर्ट कर पाएंगे। यू हैव टू बी इनफ फॉर योर ओन सेल्फ। आप अपने अपने लिए इनफ होंगे तो आप सोसाइटी के लिए भी इनफ हो जाएंगे फिर। डेफिनेटली। सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम आमिर याकूब। ही इज सेइंग, हाउ टू फाइंड सेल्फ और द मेन पर्पस ऑफ वंस पर्सनैलिटी? सेल्फ के बारे में कैसे जाना जा सकता है, और अपने पर्पस को कैसे पहचाने? आप अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करें।
जी। आपकी कौन से ऐसे थिंकिंग का आपका स्टाइल है जो दूसरों से मुख्तलिफ है, आप कौन सी चीज में दूसरों से बेहतर हैं, आपकी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर लोग आपकी तारीफ करते हैं या आप अपने आप को खुद उस चीज के ऊपर ज्यादा काबिल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप सेंसिटिव हैं, आप लोगों के प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, या आपको चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, आपकी अटेंशन स्पैन बेहतर है, या आप मैथमेटिकली ज्यादा आपका माइंड शार्प है, आपकी जी। सोशल स्किल्स ज्यादा बेहतर हैं। तो अपने अंदर की जो आपकी पॉजिटिविटीज हैं उनके ऊपर काम करना सीखें, तो दैट विल बी एनफ। वही है जो आपका पर्पस आपको बताएंगे। ओके, तो सर हम अपनी स्ट्रेंथ से अपना पर्पस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। सर मिस नबीला रहीम का क्वेश्चन है, हाउ टू क्विट हैश एंड अदर ड्रग्स लाइक सिगरेट्स, marijuana एक्सेट्रा। राइट। सो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, इफ somebody इज विलिंग टू क्विट और इफ somebody इज प्लानिंग टू क्विट, तो हम उनके लिए एक मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का एक कॉन्सेप्ट लाते होते हैं जिसमें कि उनको अपने क्विट करने के डिसीजन को स्ट्रेंथन किया जाता है कि मैंने छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है, किस तरीके से छोड़ना है, कब तक छोड़ना है। तो वो अपने आप को खुद ट्रीट करने का एक प्लान हमें देते हैं उसके ऊपर। नाउ दैट बीइंग सेड, बाज चीज़ों की जो एक एडिक्शन कह लें या एक डिपेंडेंस है, वो छोड़ने पर बहुत ज़्यादा जिस्म को तकलीफ नहीं होती, बाज के ऊपर बहुत होती है। तो इट जी। ऑल डिपेंड, अगर उनको छोड़ने से कुछ शिकायत होती है तो उनको उस स्टेज के ऊपर हम डिटॉक्सिफिकेशन में लेके जा सकते हैं या हम ऑल्टरनेटिव पे ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब सिगरेट्स हैं, तो सिगरेट इज मोर हम्म। हार्मफुल बिकॉज उसके अंदर टार होता है जो कि आपके लंग्स को डैमेज कर रहा है। लेकिन अगर हम्म। आप निकोटीन गम की तरफ चले जाते हैं तो निकोटीन गम के अंदर टार नहीं है, हाँ निकोटीन जरूर है। तो वो जो जी। टार से आपके लंग्स को डैमेज हो रहा है वो नहीं हो रहा होगा, लेकिन निकोटीन के इफेक्ट्स आ रहे होंगे, तो आप एक मोर हार्मफुल से लेस हार्मफुल सब्सटेंस पे चले जाते हैं। हैश का भी यही तरीका है, बाकी भी जितनी चीजें उनमें हम लेस हार्मफुल चीजें ढूंढते हैं कि अगर पेशेंट छोड़ना चाहता है वेल एंड गुड, छोड़ दें और हम उनको डिटॉक्सिफाई कर दें, नहीं करना चाहता तो हम हार्म रिडक्शन के ऊपर फोकस करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। सर मिस अरूज शाहीन का क्वेश्चन है एंड इट्स गॉन। ओके, when I'm very stressed, going out of my control and towards anxiety or depression, I use serotonin medicine. Is it good or bad? राइट। सेरोटोनिन मेडिसिन से मुराद मेरा ख्याल है आपकी शायद एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। एंटी हम्म। डिप्रेसेंट्स का जो उनको जो एक अपना काम करने के लिए, एक स्टार्टअप लेने के लिए जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है वो कम अज कम 1 महीना है, जो प्रैक्टिकली बात की ओके। जाती है। 1 महीने से पहले उनका कोई खास इफेक्ट नहीं आता। बाज लोगों को अच्छा। 2 हफ्तों में भी आ जाता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग मेरे जो प्रैक्टिकल मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, तकरीबन 1 महीने बाद जाके मरीज थोड़ा सा बेहतरी रिपोर्ट करता है। तो हम्म। अगर आपको इमीडिएटली रिलीफ चाहिए तो वो आपको इमीडिएट रिलीफ नहीं दे सकेंगी, हाँ मेंटली जरूर थोड़ा सा एक वो पीस होगी कि शायद मैंने कोई ऐसी चीज ले ली है जिससे मुझे सुकून हो। अलबत्ता आई वुड ऑलवेज से कि प्लीज डू नॉट टेक सच मेडिकेशंस ऑन योर ओन, दे हैव देयर ओन गुड्स एंड बैड्स एज वेल, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि आपको उनकी जरूरत है नहीं है, और अगर लेनी है तो कब तक, कितने अरसे तक, कितनी मिकदार में लेनी है। विदाउट सुपरविजन अगर ले रहे हैं तो इट कैन डू मोर हार्म देन गुड समटाइम्स। सर इट इज ऑल्सो वेरी सैड थिंग कि हमारे मॉशरे में ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा आम पाई जाती है कि जो मेडिसिन है वो अगर हाथ में आ भी गई है, जस्ट आपने एक वो प्लेसिबो इफेक्ट वाली बात होती है कि जस्ट एक हाथ में एक सफेद गोली आ गई है ना और उस गोली का कोई पर्पज ही नहीं है, फिर भी बड़ी तसल्ली सी हो जाती है कि हाँ मैंने गोली खा ली, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो भी बिल्कुल ऐसे। बहुत होता है और इसीलिए लोग भागते हैं कि चलो जी हमें और कुछ नहीं, बस हमें एक नुस्खा लिख दें, हमें कुछ मेडिसिन लिख दें। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है मेंटल हेल्थ के ऊपर, राइट? एग्जैक्टली 50 to 60% जिन लोगों को सवेयर पेन के, डिसेबलिंग पेन के इश्यूज होते हैं, 50 to 60% को प्लेसिबो से आराम आ जाता है वक्ती तौर पर। जी। अब इमेजिन कर लें कि उसमें कितनी स्ट्रांग उसकी पावर है, जिस चीज में, इस दवाई में कुछ है ही नहीं। जी। तो सर ऐसा ऐसा आपकी नज़र में ऐसा क्यों है? व्हाई इज इट सो? बीइंग ह्यूमन, एक चीज हम बहुत ज्यादा इस चीज को रिगार्ड करते हैं कि हमें कुछ एक मैजिकल क्योर मिल जाएगा। तो जी। मैजिकल क्योर के ऊपर डेफिनेटली जो बंदा तकलीफ में है, चाहे वो डिप्रेशन है, पेन है, कुछ भी है, तो उसको एक इमीडिएट रिलीफ चाहिए। हम इमीडिएट जी। जी। रिलीफ को ढूंढते ढूंढते हमें जो चीज बता दी जाएगी, सजेस्ट कर दी जाएगी, इससे आपको फौरी तौर पर शिकायत आपकी दूर हो जाएगी, तो हम उस चीज को क्यों नहीं ट्राई करेंगे। तो हुँ। दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट। हमारा माइंड चाह रहा है कि हमें आराम आ जाए। दैट इज द हुँ। प्रिंसिपल। ओके, ओके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस अनम इब्रार की तरफ से, इज इट ट्रू सम साइकियाट्रिक मेडिसिन्स आल्सो मेक पेशेंट एडिक्ट?
वो थेरेपी की तरफ जाना नहीं चाहते। अच्छा सर, ये भी मैंने देखा है कि ये भी बहुत लोग कहते हैं कि जी अगर हम मेडिसिन लेंगे फॉर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो हम एडिक्ट हो जाएंगे, उनमें पता नहीं क्या ऐसा मटेरियल होता है कि जी हम तो बस एडिक्ट बन जाएंगे उनके। तो क्या ये वाकई होता है? होता है। आई विल एडमिट दैट हाँ। डेफिनेटली, लेकिन वो किन से होता है? वो जनरली जो स्लीपिंग टैबलेट्स हैं, चंद स्लीपिंग टैबलेट्स, उनके साथ होता है, पेन किलर्स हम्म। के साथ होता है, और बाद ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के केसेस में दी जाती हैं। दैट बीइंग सेड, 95% ऑफ द टाइम जो मेडिसिन दी जाती हैं, चाहे वो डिप्रेशन की हो, एंजाइटी की हो, चाहे वो साइकोटिक प्रॉब्लम्स की हो, या जो डिमेंशिया या जितने हमारे कॉमन साइकाइट्रिक इश्यूज हैं, 95% ऑफ द टाइम कोई ऐसी मेडिसिन उनको नहीं मिल रही होती जिसे एडिक्शन जी। हो। अलबत्ता वो एक डिपेंडेंस वैसे क्रिएट हो जाती है कि शायद अब दवाई लेते रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। हम्म। मैं तो उसको पॉजिटिवली लेता होता हूँ, क्योंकि अक्सर औकात लोगों को लॉन्ग टर्म में जरूरत होती भी है। तो अगर कोई इस चीज पर रिलाई कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ्स को साथ हम्म। साथ मेंटेन करे वो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं हम्म। है। अलबत्ता एडिक्शन एज सच जो है, वो बहुत थोड़ी ऐसी मेडिसिन है जिनके साथ हो सकती है, और वो साइकाइट्रिक मेडिसिन से ज्यादा दूसरी मेडिसिन जो दी जाती हैं जिसमें पेन किलर्स वगैरह, उनमें इससे भी ज्यादा है। जी, जी। तो सर वो तो हमारे यहाँ तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी से एडिक्ट हो जाते हैं। मैं अमूमन कहा करती हूँ, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस टर्म, लेकिन चाय-चरसी भी बहुत होते हैं, चाय के भी बहुत ज़्यादा लोग आदी हो जाते हैं। तो वो तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अब चाय में किसी ने जी एडिक्टिव चीज़ें डाल दी हैं तो अब चाय इसलिए हमारे लिए एडिक्शन, क्योंकि और ऑब्वियसली उसमें कैफ़ीन शामिल होता है। बट ये तो हमारे अपना बिहेवियर होता है कि हम किसी चीज़ को अपने ऊपर अगर सवार कर लें, तारी कर लें। बेसिकली इट्स आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द थिंग, जो सब्सटेंस जी। है, rather than the हुँ। substance itself. जी, जी। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर आमिर याकूब की तरफ से। ही इज आस्किंग हाउ टू ट्रेन माइंड टू डू अ सर्टेन कॉज विदाउट डाइवर्जन एंड क्विट इन द मिडल। कहते हैं कि ऐसा कौन सा कोई तरीका हो कि हम जो काम शुरू करें उसे एंड तक लेके जाएं और रास्ते में छोड़ ना दें। एग्जैक्टली exactly. वैसे ये हमारे अंदर इनहेरेंटली चीज पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो चीज ये जी। है, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आपको चीज अपना गोल क्लियर नहीं है, तो इट्स बेटर हम्म। टू ट्राई एंड वे द प्रोज एंड कॉन्स, के हमारे फायदे नुकसान क्या होंगे ऐसा काम करने से, हमारी प्रैक्टिकली अप्रोच में हमें क्या क्या हर्डल्स आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उनको जी, जी। कैसे ओवरकम करेंगे, और इन दी एंड क्या उस हमें अपना गोल अचीव करने से जो हम हासिल करना चाह रहे हैं वो हम कर पाएंगे या नहीं। जब आप उस चीज को जी। प्लान करके अपने आप को मोटिवेट करके लेके चलेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। एक ये तरीकाकार है। हम्म। दूसरा तरीका ये होता है जहां पर एक बड़ा गोल नहीं रखा जा सकता, आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उस बड़े गोल को 10 छोटे हिस्सों में डिवाइड करके छोटे छोटे अपने गोल्स अचीव करके आप अपने एंड रिजल्ट के ऊपर पहुंच डिवाइड एंड रूल। जाए। एग्जैक्टली। राइट सर। सर टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। योर नॉलेज इज इट्स जस्ट अमेजिंग। थैंक यू सो थैंक यू। मच फॉर बीइंग विद अस। सर अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब्यूज, तीन तरह के मोस्टली अब्यूज होते हैं, सेक्सुअल, फिजिकल, इमोशनल। किसी भी किस्म का अब्यूज जो है एक इंसान अगर झेल रहा है या झेल चुका है, तो उसमें से उस पीरियड में से निकलने के लिए क्या मेडिसिन की हेल्प लेना नापैद हो जाता है, जरूरी हो जाता है, या विदाउट मेडिसिन भी उस चीज को के इफेक्ट्स में से निकला जा सकता है? एब्यूज इटसेल्फ जो है वो एक बड़ा कॉज है डिप्रेशन का। जी। डिप्रेशन के अलावा कई और कंडीशंस हैं, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, कई ऐसे बीमारियां हैं जिनके जिनके पीछे अब्यूज का फैक्टर होता है। यहाँ तक कि हम्म। जो ड्रग अब्यूज और सब्सटेंस एडिक्शन वगैरह हैं, उनके पीछे भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब अपनी तकलीफ को कम करने के लिए लोग इस तरफ चले जाते हैं। तो जी, अगर जी। ऐसा कोई डिसऑर्डर सामने आ जाता है जिसको कि ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिसके पीछे एक न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस शामिल है, वहां पर हम्म। जरूरी है उसके लिए मेडिसिन और सब कुछ। लेकिन हम्म। तकरीबन टू थर्ड्स ऑफ द टाइम, तकरीबन समझ जी। लीजिएगा कि अगर 3 लोग अब्यूज में से गुजरे हैं, उनमें से 2 तकरीबन ऐसे होंगे जिनको बगैर मेडिसिन के ही अपने ऊपर काम करके विद सम साइकोलॉजिकल हेल्प उस चीज को वो ओवरकम कर सकते हैं। उसके लिए उनको लॉन्ग टर्म में किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर इसका ये भी इस चीज पे भी डिपेंड कर रहा होता है ना कि वो अब्यूज कितना अरसा उनके साथ हुआ। लाइक अगर एक लॉन्ग टर्म अब्यूज का शिकार रहा इंसान तो फिर शायद मेडिसिन जरूरी हो जाती है। बेसिकली अगेन ये सब चीजें फिर आपस में कोरिलेट करती हैं। अगर हम डिप्रेशन को ही ले लें, अगर जी, अब्यूज जी। लॉन्ग टर्म में चल रहा है या बहुत सवेयर है, या इर्द गिर्द हम्म। सोशल सपोर्ट नहीं थी, या आप अपने हम्म। आप को बहुत हेल्पलेस बना दिया गया उस सिचुएशन में,
या फिर ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई डिसेबिलिटी वाला है, कोई खातून है जो कि कमजोर हैं, जो अपने आप को बेबस फील कर रही हैं, तो उनके लिए जी जी डिप्रेशन का चांस ज्यादा है, और वहां अगर डिप्रेशन हो जाता है तो डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। तो वो जो बेसिक बैकग्राउंड फैक्टर्स हैं वही डिटरमिन करेंगे कि इनको आगे जाके कोई बीमारी लगेगी, कोई बीमार हो जाएंगे ये या नहीं होंगे। अगर बीमार हो रहे हैं तो फिर उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मीरब चौधरी की तरफ से है। शी इज आस्किंग व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन टू बी पुट ऑन मेडिसिन। राइट, अच्छा, इसका मैंने पहले थोड़ा सा एक बताया था कि जो हमारे ग्रेड्स होते हैं डिप्रेशन के, जी जी, 3 जनरली ग्रेड्स ऑफ। अगर तो 3 ग्रेड्स बेसिकली, अगर तो डिप्रेशन मॉडरेट टू सिवियर है तो लाइकली उसको दवाइयों की जरूरत है। जी माइल्ड जी टू मॉडरेट में आ जाता है, माइल्ड में तो जरूरत है ही नहीं। जी मॉडरेट जी में, मॉडरेट ये होता है जिसमें दरमियाने दर्जे का डिप्रेशन हो, चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, जिंदगी मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन कोप करने की सलाहियत रखता है, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल हेल्प बहुत है। अलबत्ता पेशेंट को एक्सेस नहीं है, पेशेंट लेना नहीं चाहता, या पेशेंट का मेडिसिन की तरफ रुझान ज्यादा है, तो मॉडरेट डिप्रेशन में भी दवाइयां काम करेंगी, या अगर वो बढ़ता जा रहा है तो फिर दवाइयां देने की जरूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेशन माइल्ड टू मॉडरेट होता है, उसके लिए मेडिसिन देने की जरूरत नहीं होती। वो एक पहली असेसमेंट के ऊपर ही आइडिया हो जाता है कि आपको मेडिसिन चाहिए या नहीं चाहिए। राइट राइट। तो सर, एक तो ये भी बहुत ही प्यारी बात है इस शोबे की, साइकोलॉजी से का जो शोबा है, जो साइकोलॉजी है बेसिकली, इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि जो लोग, जिनको जो सपोर्ट नहीं मिली लाइफ में, या जो लैक रह गया उनकी सपोर्ट का, इमोशनल सपोर्ट का, मॉरल सपोर्ट का, तो हम हमारे शोबे से रिलेटेड लोग, वी आर लाइक, आई थिंक दिस these people, psychologists and psychiatrists, just as yourself, you people are angels। जो ये छोटा सा जो एक भार होता है, इमोशनल भार, एक बोझ, वो शेयर कर लेते हैं, और बहुत ही खूबसूरती के साथ, विदाउट जजमेंट, एंड इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। डेफिनेटली। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे जो मैं सिर्फ, आपका क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ ऐड ऑन करूंगा, जो जी मैंने जी अब तक श्योर। देखा है कि हमारे यहाँ हर्डल्स क्या हैं। लोग साइकोलॉजिकल हेल्प सीख करते हुए अक्सर औकात ये सोच रहे होते हैं कि हमें कोई मशवरे दे दिए जाएंगे और हमें मशवरों की कोई कमी नहीं है, हमें घर वाले बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देते हैं। जी जी। दैट इज नॉट व्हाट वी आर हियर फॉर। जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट यस है सर। वो कभी भी आपको मशवरे देने के लिए नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक अब्यूज की खातून आके ये कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, तो उनको साइकोलॉजिस्ट ये नहीं कहेगा कि अपने हस्बैंड से सेपरेट हो जाओ। वो हमारा काम नहीं जी है, साइकोलॉजिस्ट का भी जी काम जी नहीं है, मेरा भी काम नहीं है। तो हम्म, बेसिकली उनको हेल्प किया जाता है कि वो अपने डिसीजंस खुद लें, अपनी थॉट्स को खुद से स्ट्रीमलाइन करें, अपनी ही जी जी थॉट्स पे अपने जवाब उन्होंने खुद तलाश करने होते हैं, और हमने सिर्फ उस चीज को फैसिलिटेट करना होता है एज मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, ना कि हमने उनको हम्म बताना हो। जो लोगों की तरफ से हेजिटेशन होती है कि ये हमें कौन से मशवरे और क्या समझाना चाह रहे हैं, तो हम उनको कुछ समझाना नहीं चाह रहे, उनको कोई मशवरे नहीं देना चाह रहे, हम सिर्फ उनके अपने माइंड को क्लियर करने के लिए। जी। और एक यूं समझ लें कि एक ऐसा कंधा जो, एक ऐसा पेयर ऑफ इयर्स जो सुनने के लिए तैयार है उनको। एग्जैक्टली। क्योंकि आजकल के दौर में सर सुनता भी कोई नहीं है ना, ये भी बहुत बड़ा इशू है। यही ओके, बात है, वक्त किसी के पास नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, टाइम शॉर्टेज का मसला भी है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू टेक अ सॉलिड डिसीजन, हाउ कैन वी टेक अ सॉलिड डिसीजन? What should we do if we always be confused about two things? Which one decision is better for us? What are major steps for us to take a proper decision? It's a mental disorder or not? The question is from Anzalana Yaqub Zara. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। बेसिकली एज सच इनडिसाइसिवनेस कोई बीमारी नहीं है। इनडिसाइसिवनेस एक कैफियत है जिसे हम सभी वक्तन फवक्तन गुजरते हैं। जी अगर ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली ऐसे होने लग गया है, देखिए अगर आपको 2 जॉब्स ऑफर हो जाती हैं, उनमें से एक सेलेक्ट करनी है, एक नहीं करनी है, दैट इज अ टफ डिसीजन। एक के लिए आपको अपने आप को मूव करना पड़ेगा, आपको अपने फाइनेंशियल को देखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपको डिसीजन लेने में थोड़ी हेजिटेंसी होती है, सोचना होता है, तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी मुश्किल होती है। जी जी। प्रॉब्लम तब है जब डिसीजन लेने से ही अवॉइड किया जाए कि मैं डिसीजन नहीं ले हम्म सकता, मैंने नहीं लेना, डिसीजन मेरी हम्म। जगह कोई और ले ले तो बेहतर है, या खुद ही हो जाए स्ट्रेस मामला तो अवॉइडेंस। बेहतर है। जब आप अवॉइडेंस के, स्ट्रेस अवॉइडेंस, हम्म डिसीजन की अवॉइडेंस, अगर ये कांस्टेंट चलता आ रहा है तो दैट इज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें कि आप डिसीजंस दूसरों को दे देते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर कि वो ही हम्म मेरे हिस्से का काम कर दें, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वहां पर हम्म प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन डिसीजन मेकिंग ऐसा कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बेहतर हम्म करने के लिए आपको जानते हैं, आप अपने प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं, फायदे नुकसान क्या हैं,
जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट लोग हैं आप उनको शामिल करते हैं अपने डिसीजन में, अगर करना चाहें। स्पिरिचुअल रिलीजियस बिलीफ्स हैं तो आप उसमें जाते हैं। वो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु हैज टू टेक दैट डिसीजन। राइट। तो सर हमें अपने जो जितने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जितने हमारे स्पॉट्स होते हैं, उन सबको देख के फिर हम डिसीजन लेना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। बिल्कुल। ओके सर, टाइम अनफॉर्चुनेटली खत्म होने लगा है और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि टाइम खत्म होने लगा है। इट हैज बीन अमेजिंग सेशन विद यू। थैंक यू सो मच सर। और सर क्योंकि आप डिफरेंट एरियाज में काम कर चुके हैं, आप आयरलैंड में काम कर चुके हैं, तो सर मेरा एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान में अभी रहती है और लोगों को साइकोलॉजिकल हेल्प अवेल करनी चाहिए, इस पॉइंट पे लाने में अभी और कितना एफर्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा? मुझे इस साल को देख के लग रहा है शायद इतना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। द इंशाल्लाह प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, द रीजन इज के जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ज्यादा चीजें उनकी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उनके पास बहुत बड़ा उनका हेल्थ केयर एंड सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम जो उनकी हेल्थ केयर सर्विसेज दे रही हैं। हमारे जी। यहाँ एक तो लोकल सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, जो काम वहाँ नर्सिंग हम्म। स्टाफ ने जा जाके घरों में पेशेंट्स को दवाइयाँ देने का काम करना है, जो वहाँ पर जी। हमारे हेल्थ केयर स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। यहाँ जी। हम अंडर रिसोर्स हैं, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इंस्टेड हमारे पेशेंट की फैमिली ज्यादातर इतनी इन्वॉल्व होती है उनकी केयर में कि वो नर्सेज का हिस्सा का काम हमें खुद ही कर देंगे ज्यादातर। दूसरी चीज है कि राइट। जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, आई हैव टू से दिस, आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे मुल्क में जितने क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, आई एम श्योर कि पूरे इंग्लैंड और पूरे आयरलैंड के अंदर शायद इतने मौजूद नहीं होंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। डेफिनेटली माशाल्लाह इस चीज को यूटिलाइज करने के लिए सिर्फ लोगों के अंदर, अब तो मैं इसलिए इस साल का मैंने जिक्र किया कि जब से कोविड आया है तो वी हैव रियलाइज कि हमारे पास जो है वो एक्सेस फिजिकल एक्सेस के अलावा भी अवेलेबल है। तो जी जी लोग चाहे गांव में हैं, ऐसे रिमोट एरियाज में हैं, अब तो खैर इंटरनेट हर जगह है, लेकिन जहां ना भी हो जी सिर्फ वो एक ऐसी जगह बच जाती है, और इवन देन टेलीफोन तो अवेलेबल होता है, आपको बेसिक टिप्स और गाइडेंस तो वहां पर भी मिल जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए सर हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये भी ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड करता है। वी हैव साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू प्रोवाइड हेल्प टू मैसेज, ताकि जो एक गैप है वो बस और कम होते होते एक टाइम आए इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी कॉमन हो जाए, अल्लाह करे कि हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई स्टिग्मा बाकी ना रहे और हमारा हर बच्चा एक बहुत ही मेंटली स्ट्रांग और असर्टिव पर्सनालिटी बनकर माशरे में माशरे के लिए फ्रूटफुल साबित हो। आमीन। थैंक यू इंशाल्लाह सो मच सर। आई हैव टू से आपका जो वेंचर है अल्लाह आपको कामयाब करे, इट्स बीन वेरी वंडरफुल, आमीन। थैंक यू and सो मच। hope to talk with you again, and thanks for the audience for chipping in so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Allah Hafiz.